सभी का स्वागत है। क्या हाल है सबके? थोड़ा धीरे धीरे और क्लास पहले ही खींचूंगा, कम से कम 10 मिनट और पहले क्लास होएगी। तो आ जाएं सभी फटाफट, जल्दी जल्दी सभी उपस्थित हो जाएं। खुश रहिए, खुश रहिए। रिकॉर्डिंग भी आना है, सब कुछ सही है। तो लग रहा है कि जितने भी टीजीटी वाले थे सभी एलटी की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जागरूकता इसी स्तर का होना चाहिए कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा, उसमें नहीं हुआ तो आगे में होगा। स्वाली शुक्ला जी, हिस्ट्री का मेंस भी होगा, उस पर लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी और हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजना होगा। तो अभी तो प्री की तैयारी आप कर रहे हो, फिर जब मेंस की आप तैयारी करोगे तो मेंस की तैयारी में फिर हम आपको तो कराएंगे ऑनलाइन तैयारी। दरअसल आपको हम समझाएंगे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे आप लिखिए, फिर आप उसे व्हाट्सएप पर भेज दोगे हमारे, या टेलीग्राम चैनल पर भेज दोगे, फिर हम उसका करेक्शन देखकर आपको फिर से गाइडलाइन कर देंगे। मेंस भी हम तैयार कराएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको प्री की तैयारी करनी है। प्री जब आपका तैयार हो जाएगा तो प्री के साथ ही ज्यादातर मेंस भी तैयार हो जाए, क्योंकि जब लेक्चर दूंगा मैं टॉपिक को, जैसे प्रागैतिहासिक काल बताऊंगा, उसके खास खास बिंदुओं को समझा दूंगा। तो वही मेंस में लिखना होगा शब्दों में, शब्दों को लिखते समय थोड़े ग्रामेटिकली चीजों पर भी ध्यान देना होगा। वो जब मेंस शुरू करेंगी तो मेंस की तैयारी में सब होगा। कब तक? नवंबर लास्ट या दिसंबर में। सभी लोग ध्यान ले लें कि जो ये एलटी ग्रेड का प्री है, ये नवंबर लास्ट अथवा दिसंबर के प्रारंभ में हो सकता है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में टीजीटी 2022 की परीक्षा है, तो दिसंबर के शुरुआती चरण में इसकी प्री परीक्षा हो सकती है। अभी तो फिलहाल क्लियर है मेंस होगा, एकदम अभी क्लियर है मेंस होगा। अभी तो नोटिफिकेशन में ही आ गया सपना, अभी तो नोटिफिकेशन में ही आ गया कि भैया प्री और मेंस का दायरा है, 20 क्वेश्चन मेंस में होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन 125 शब्दों का होगा और 10 क्वेश्चन 200 शब्दों का होगा। 125 शब्दों वाले 8 नंबर के होंगे, 200 शब्दों वाले 12 नंबर के होंगे। तो अब डिक्लेयर तो हो ही चुका। हाँ, अब इसका विरोध होगा, मांग की जाएगी, तो हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। फिलहाल मामला 50-50 का है। आप ये मान के चलिए हो रहा है, और अगर नहीं होगा तो भी आपको लाभ मिलेगा, होगा तो आप तैयार रहेंगे मेंस के लिए। मेंस हम तैयारी आपको कराएंगे। अभी तो फिलहाल जीएस का बैच तो कोचिंग में चल रहा है, बेटा ज्वाइन कर लो। जब कोचिंग वाले नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ा देंगे। सपना श्रीवास्तव जी, कोचिंग में बात कर लीजिए। अगर कोचिंग जीएस दे रही तो जीएस करिए, और अगर कोचिंग जीएस नहीं दे रही मानेगा तो हम जीएस भी गाइड कर देंगे। ठीक, वैसे कोचिंग का पैकेज तो चल रहा है जीएस का ना, तो अगर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे तो हम ऑनलाइन वाले बच्चों को पढ़ा देंगे। अगर कोचिंग ऑनलाइन नहीं चल रही जीएस की तो हम ऑनलाइन वाले बच्चों को पढ़ा देंगे। आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो आपका तैयार है। आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी चाहिए, माने पर्यावरण ज्योग्राफी, क्योंकि प्योर ज्योग्राफी नहीं आती, पर्यावरणीय ज्योग्राफी आती है, जीके की ज्योग्राफी आती है, और
कंप्यूटर का 2-4 क्वेश्चन होता है और आप थोड़ा सा करंट पढ़ सकते हैं, तो स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो हम तो है ही हैं आपके लिए, ठीक है, गाइड हम कर देंगे। सभी का स्वागत है। राजू, गौतम, लक्ष्मी, मनोरमा, राम अवतार, आशका, सपना, सभी का, ठीक है भाई, समझ गए। करंट अफेयर की कोई क्लास अभी तो होगी नहीं बेटा, तो चलिए, अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चला ही जाएगी। वैसे कोचिंग में जीएस का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लो, बहुत फीस थोड़ी ले रहे होंगे। स्वाली शुक्ला जी, सपना जी, नहीं, हम तो तब पढ़ाएंगे जब कोचिंग आप ऑनलाइन चल रही है, नहीं पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। हाँ, वैसे कोचिंग ऑनलाइन चल रही है तो हमें पढ़ाने की कोई आवश्यकता तो लग नहीं रही है, लेकिन हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, है ना। हम तो कहेंगे कि जीएस जीएस की जो एलटी की बुक आए वो लेके पढ़ो, उसमें जो चीजें, जो टॉपिक नहीं समझ में आए फिर हमसे पूछ लो, है ना। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर जीएस का बैच ज्वाइन करके रेगुलर पढ़ो। बिल्कुल लाइव तो है ही है, कोचिंग में बात कर लीजिए। स्वाली शुक्ला जी, कोचिंग में बात कर लीजिए, जीएस का भी लाइव बैच है, यदि है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो फिर हम पढ़ा देंगे। चलिए, तो आप कल एक पॉइंट्स थोड़ा मिस हुआ था बेटा, इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग जो भारत आया, ठीक है, बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो कल का पॉइंट समझ में आया बेटा? ठीक है स्वाली शुक्ला जी, बात कर लीजिए, वहां कोई दिक्कत होगी तो फिर हम देखिए। इत्सिंग के बारे में कल हमने आपको पढ़ाया, थोड़े से पॉइंट इत्सिंग के बारे में और रह गए हैं, फिर हम अरबी यात्रियों की बात करेंगे, मुस्लिम लेकर, है ना। थोड़ा सा इसका डिटेल और आपको चाहिए। इत्सिंग, ध्यान रखिए, 671 से कुछ किताबें 675 ईडी तक कहती हैं भारत में रहा। तो कितने बौद्ध साथियों के साथ भारत आया? 37 बौद्ध साथियों के साथ भारत आया था। ये कल का पॉइंट थोड़ा सा मिस हुआ था, हमने कहा आज इसे हम आपको बता देते, है ना। ठीक है, इसकी बुक्स क्या है? 56 बौद्ध भिक्षुओं का इतिहास, है ना। और इसने 400 संस्कृत ग्रंथों का नालंदा में 10 वर्ष रहकर अध्ययन किया था। ध्यान रखना, ये विशिष्ट पॉइंट्स है। इसी किताब ही 56 बौद्ध भिक्षुओं का इतिहास है, इसी का ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था, है ना, जापानी तपकुश। इसे जापानी तपकुश द्वारा आंग्ल भाषा में आंग्ल भाषा में और रिकॉर्ड ऑफ द
ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से अनुवाद किया गया था। ठीक है बेटा, ये सिंह 37 बौद्ध यात्रियों के साथ आया था, 10 साल नालंदा में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इसके बाद इसने किताब लिखी 56 बौद्ध भिक्षुओं का इतिहास। यही जापानी बौद्ध विद्वान तक्कुस ने और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। ये देना। चलिए चलिए, ठीक है, सपना जी देखेंगे, बात करेंगे बेटा, पढ़ा भी देंगे जैसा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्त, ये रहा। एक और जरा पॉइंट्स ले लेते हैं स्पेशल पॉइंट नोट में। कल हमने आपको बताया था कि फाहियान ने 6 अशोक स्तंभों को बताया। कल ही पढ़ाया था, फाहियान ने 6 अशोक स्तंभों की जानकारी दी थी। 6 अशोक स्तंभों की जानकारी दी थी। ठीक है, जबकि वेनसांग ने, दूसरा पॉइंट, वेनसांग ने 15 अशोक स्तंभों की जानकारी दी। एक्चुअल में लगभग आज 148 के आसपास अशोक के स्तंभ खोजे जा चुके, है ना, लगभग 148 के आसपास, है ना। तो ये उस समय इसकी नजर में 15 आए थे, इसने इसके बारे में जानकारी दी थी। बस। अब आइए मुस्लिम लेखक, मुस्लिम या अरबी लेखक। ये प्राचीन भारत के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये स्पेशली सामान्यतः पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत ये माने गए, है ना भैया। तो मुस्लिम या अरबी लेखक पूर्व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत माने गए। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसी की मैं बात आज आपसे करने वाला हूं। तो आप सभी सतर्क रहिए, एक्टिव रहिए। किसी को कोई बात अपनी अगर कहनी हो तो तुरंत बोलेगा, खटाखट, क्योंकि अब इतिहास का जो बैच है अभी रन करने चल रहा बहुत तेजी से, नॉन स्टॉप चलेगा। ठीक भैया।
नमो ना भैया, नमो नमो। चलो, इब्न खुरदाव, इब्न खुरदाव है ना, यह भारत कब आया, इसका भारत आगमन यह 1844 से 48 के बीच भारत रहा। इसने किताब लिखी, किताब का इसके नाम है किताबुल मसालिक वल ममालिक, किताबुल मसालिक, मसालिक वल ममालिक। इस प्रकार के अरबी नाम आपको बार बार मिलेंगे, मार्गों एवं राज्यों की पुरस्कार, माने राज्यों के बारे में जानकारी दी और रास्तों के बारे में जानकारी दी। इब्न खुरदाव, ये ध्यान रखिए, जो इसकी खास बात रही है बेटा, इसने भी 7 जातियों का उल्लेख किया। भारत में 7 जातियां थी, ऐसा किसने बताया था, मेगस्थनीज की भांति। मेगस्थनीज भी इसी प्रकार बताया था, लेकिन नाम में अंतर था। क्षत्रियों के 2 वर्ग थे, क्षत्रियों के 2 वर्ग, एक सबूक कुफिया, सबूक सबूक फुरिया, सबूक फुरिया, और एक कतारिया, कतरिया, कतरिया। सबू कफुरिया जो थे, ये राजवंशी छत्री से, राजा छत्र माने जो राजा थे, और ये सामान्य छत्री। तो किसने क्षत्रियों के 2 वर्ग बताए, आपका सीधा आंसर होगा इब्न खुरदाव। अब आ जाओ सुलेमान। सुलेमान ने भारत के बारे में जबरदस्त जानकारी दी है। ये भी 9वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, याद आ रहा। सुलेमान, यह भी अरबी यात्री है। इसका जो समय है वो 851 के आसपास भारत में प्रवेश करता है। इसकी बुक्स जो है कई हैं, एक तो है तिल तिलसिल तिलसिल तुत तवारिख, और एक किताब इसकी और है बेटा, इसकी एक किताब और है, ध्यान दीजिए, इसकी किताब का और नाम क्या है, अल मसूदी की, सॉरी, सुलेमान की अखबार उल सिंध, अखबार उल सिंध वाल हिंद। अब इसके विशेष विवरण भारत संबंधी जानकारी ये क्या देता,
जो इससे प्रश्न बनता। सुनिए, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट को क्या कहता है? मान्यखेट को मंकीर कहता। ठीक है, राष्ट्रकूटों की चर्चा करता है। अमोघ वर्ष के दरबार में भी गया था और इसी ने बताया कि मिहिर भोज प्रतिहार अरबों का घोर शत्रु था। मिहिर भोज प्रतिहार जो था अरबों का घोर शत्रु था। ठीक है, और क्या बताया इसने? इसने पाल शासकों को रुहमा कहा। रुहमा कहा। राष्ट्रकूट राज्य को बलहर मतलब मजबूत, बलहर का सती प्रथा की जानकारी दी। सती प्रथा की जानकारी भी इसने दी थी। कंफर्म हो गया बेटा? तो थोड़ा सा डिटेल यहां जानना होगा, यदि इससे भागे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि इससे भागे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए, अल मसूदी की बात कहते हैं। किसकी बात करते हैं? अल मसूदी की। अल मसूदी, इसका जो समय था भारत में 915-16 बगदाद का था, और इसे अरब का हेरोडोटस कहते हैं। अरबी हेरोडोटस, अरबी हेरोडोटस कहा जाता अल मसूदी। इसकी जो बुक है, बुक बहुत बार पूछा है इसकी, मुर्जुल जहाब। मुरुजुल मुर्जुल जहाब, इसमें लिखता है प्रतिहार शासक महीपाल के समय में भारत आया। ठीक है, प्रतिहार शासकों को क्या कहता है? बऊर कहता। प्रतिहार शासकों को यह बऊर कहता, बऊर कहता था।
ठीक है, हाँ जी, ये बुक में लिख, ठीक। इसने मुल्तान, इसके अनुसार मुल्तान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था, जब गुर्जर प्रतिहार अरबों पर आक्रमण करते थे तो अरबी या अरब शासक, अरब या अरबी इसी मंदिर में प्रवेश कर अपनी जीवन रक्षा करते थे। अब समझिए, मंदिर का सहारा लेते थे और बाद में मंदिर ही तोड़कर मस्जिद बना दिया। दरअसल ये जब भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश किए तो इन्हें गुर्जर प्रतिहारों से कड़ी टक्कर मिली। अरबी इसीलिए कभी भी सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए और गुर्जर प्रतिहारों ने इनकी नाक में दम कर दिया और इन्हें भगा भी देते, लेकिन मंदिर का सम्मान करते थे। ये मुल्तान के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में राजा वगैरह घुसकर अपनी जान बचाते थे और कहते थे कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया तो यह सूर्य मंदिर तोड़ देंगे। गुर्जर प्रतिहार शासक वापस लौट आते थे क्योंकि उन्हें मंदिर का सम्मान करना आता था। और ये इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे कि बाद में उन्हीं मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जो उनकी रक्षा का कवच था। है ना बेटा, आया समझ में? चलिए, अब इनका प्रमुख जो अरबी यात्री है, कहां बच्चे चले जा रहे हैं? डर जा रहे हैं क्या यार? बहुत कम कम आ गए। एक दो और है, पहले लिख लो फिर इसको हम बताते हैं। ठीक है बच्चे, कट क्यों जा रहे हैं? कम नेटवर्क इशू हो जा रहा है क्या? आइए बेटा, अल बिलादुरी। अल कौन है यार? एक मिनट बेटा, ये कोचिंग से कॉल है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, वो जैसे वो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए लिखा है ना, वो तो उस पे वही कला के लिए बना दो, बाकी उन्हीं सब टॉपिक्स पर बात होगी कल। हाँ, थंबनेल बना के लगा दो। अच्छा अच्छा, तो बैनर ही है हम लोगों के लिए। चलो कर लो कर लो कर लो, ठीक ठीक ठीक, कर लो। चले भाई बच्चों, अब जरा इसके बारे में कभी नाम सुना? अल बिलादुरी, बिलादुरी। यह भी मुस्लिम एक लेखक था। एग्जैक्ट
टाइमिंग नहीं है, 9वीं सदी इसका भी है। ठीक है, इसकी बुक का नाम है और बुक में खास बातें लिखा है। इसकी बुक्स का जो नाम है फुतूह उल बुल्दान, फुतूह उल बुल्दान। कहते कि इसी बुक में लिखता है कि जो हिंदुओं की एक स्मृति है देवल स्मृति, देवल स्मृति जानते हो ना, उसमें शुद्धिकरण की बात करते हैं। इसमें हिंदुओं द्वारा इस्लाम ग्रहण किए गए लोगों को शुद्धि आंदोलन या शुद्धिकरण, शुद्धि आंदोलन के द्वारा पुनः हिंदू बनाने का उल्लेख किया गया। तो कौन सी स्मृति ग्रंथ में, जो 9वीं सदी का है, किस स्मृति में उल्लेख है इसका 9वीं सदी का? इसका उल्लेख देवल स्मृति में किया गया, पूर्व मध्यकालीन देवल स्मृति में किया गया। यानी इसमें मंत्र दिया गया कि कौन सा मंत्र पढ़ के शुद्धिकरण होगा, और यही देवल स्मृति है जो पूर्व मध्यकाल की मानी जाती है। पूर्व मध्यकालीन स्मृति देवल स्मृति है, जिसमें जो अरबों ने जबरन, माने मुसलमानों ने जबरन सनातनियों को हिंदू बना, मुस्लिम बना लिया था, उन्हें वापस फिर से हिंदू धर्म में लाया गया। तो शुद्धि आंदोलन बड़ा पुराना है। यह इस बात का प्रतीक है, अल बिलादुरी की पुस्तक, कि वास्तव में पहले से हिंदू थे, उन्हें जबरन इस्लाम उसी समय से बनाया जाता था, और जो सनातनी धर्म गुरु थे फिर से उन्हें हिंदू धर्म में लाने का प्रयास कर रहे थे। ये 9वीं सेंचुरी के अरबी पुस्तक इस बात का प्रमाण देती है। तो अब इससे बड़ा और प्रमाण आप क्या ले सकते हैं? समझ में आ रहा? आइए, एक ऐसे 11वीं सदी का अल इदरीसी था, अबू ज़ईद अल इस्तकरी। अबू जईद ये 916 एडी में आया था। इसकी बुक सिलसिला उत तवारिख, सिलसिला उत तवारिख, इसमें क्या दिया है? भारत एवं चीन का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अबू ज़ईद ने भारत और चीन का तुलनात्मक अध्ययन किया। आइए, अल इस्तकरी, अल इस्तखरी, इसका भी समय लगभग ऐसा ही है। 951 में भारत की यात्रा की थी,
तो इसकी जो बुक है किताब उल अकलीम, किताब उल अकलीम। ध्यान रखना, इसमें पवन चक्की, पवन से चक्की चलने वाली, पवन चक्की का यानी भारत में पवन चक्की चलती थी, पवन चक्की का उल्लेख करने वाला प्रथम यात्री, कि भारत में पवन चक्की चलती थी। पवन चक्की माने हवा से चक्की, और विश्व का मानचित्र भी बनाया था, विश्व का मानचित्र का निर्माण भी किया था। ध्यान रखिए, ये अल इस्तखरी है। एक और अल इदरीशी में आ जाओ, अल इदरीशी को भी यहीं लिख देते हैं, अल इदरीशी। अल इदरीशी, इदरीशी न, ये 11वीं सेंचुरी में भारत आया था। इसकी भी एक किताब है, किताब का नाम है नुज़्ह, नुज़्ह जुल, नुज़्हुल मुश्ताक। अब अल इदरीशी का क्या खास बात है, भारतीयों की न्याय प्रियता का बड़ा विस्तार से उल्लेख करता है, भारतीयों के चरित्र, किसी का तो मिसयूज किए मुसलमान, भारतीयों के चरित्र, चरित्र एवं न्यायप्रियता का, न्यायप्रियता की प्रशंसा कर। तो ये खास खास। अब बचा हमारे पास खास यात्री अबू रिहान। कौन बचा? अलबरूनी या अबू रिहान। पूर्व मध्यकाल की जानकारी बेटा देता है, इसलिए अबू रिहान की भी जानकारी यहीं दे दें। हालांकि अबू रिहान से अलबरूनी या अबू रिहान से कई जानकारियां हैं। अबू रिहान महमूद गजनवी के साथ 1018-19 एडी में
कन्नौज अभियान के समय भारत आया था। ठीक है, इसका मूलतः जो जन्म स्थान है, ख्वारिज्म या खीवा में, तुर्कमेनिस्तान, ख्वारिज्म या खीवा, आधुनिक क्या है ये? तुर्कमेनिस्तान कंट्री है यहीं पर। इसकी प्रमुख किताबें तो बहुत लिखी हैं इसने, लेकिन जो भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, है ना, जो मूलतः अरबी भाषा में रचना किया है इसने, और इस पुस्तक का कई लोगों ने इसका किया। आइए, अब इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद दो लोगों ने किया। सबसे पहले इसकी हिंदी अनुवाद शांताराम, और दूसरा हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा, दोनों ने किया। अब आइए, इसका बांग्ला अनुवाद किसने किया? एबीएम हबीबुल्ला। है ना, इसका जर्मन अनुवाद एडवर्ड सी सखाऊ। द्वारा, है ना, और इन्होंने बाद में अंग्रेजी में किया। इन्होंने ही अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। माने अंग्रेजी में पूछे चाहे जर्मन में करे, तो एडवर्ड सी सखाऊ ने ही इसका आंग्ल भाषा में इस किताब का अनुवाद किया था। अब आइए, इसके बारे में कहते हैं, इसने लगभग 180 किताबें लिखी थी, और ये महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था। तहकीक हिंद को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहते हैं। इस किताब को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण है यह किताब, है ना। तहकीक हिंद को ये कहा गया क्योंकि उस समय के भारत के बारे में इसने बड़ा विस्तार से बताया। अब ये अलबरूनी जो है, ये कौन था? महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था। महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी, है ना। हालांकि महमूद गजनवी में इसको और डिटेल में पढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन अब इसी जगह चर्चा हो रही है
तो बाद में याद दिलाइएगा, फिर इसे ना बताना पड़े। संस्कृत का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, है ना, पुराण एवं भगवद गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। पूरी तरीके हिंदू हो गया था, सनातनी हो गया, इसे आप देख सकते हैं। चलिए, बस इस तरह से आपने बेसिकली मध्यकालीन मुस्लिम शासकों की चर्चा कर ली। अब प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ आधुनिक लेखक हैं, जिनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, वहीं से समापन हो जाएगा। फिर एक अभ्यास प्रश्न फिर से कराऊंगा, वो जो दक्षिण भारत का बचा हुआ है, उस अभ्यास प्रश्न को करने के बाद फिर हम प्रागैतिहासिक काल का इतिहास शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। किसी को फिर से समझना है, ये एक बार देख लीजिए, झलक दिखा दे रहा हूं, है ना। आज का जो देखिए, ये बड़ा डेटा वाला समय है, ये मेंस में कम काम आएगा, ये प्री में ज्यादा काम आएगा, और अगर मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो गई तो उसमें काम। इत सिंह के बारे में सबसे पहले बताया, कल मिस हुआ था कुछ पॉइंट। 37 बौद्ध यात्रियों के साथ भारत आया था। किताब का नाम ही है 56 बौद्ध भिक्षुओं का इतिहास, जिसे अंग्रेजी भाषा में रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट नाम से ट्रांसलेट किया गया। 400 संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था नालंदा में रहकर। और देखिए, जहां फाहियान ने 6 अशोक स्तंभों की जानकारी दी, वहीं ह्वेनसांग ने 15 अशोक स्तंभों की जानकारी दी। मुस्लिम अरबी लेखक पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इब्न खुर्दा पुराना है सबसे, 844-48 में आ गया था। किताब है किताबुल मसालिक वल ममालिक, मार्गों और राज्यों की पुस्तक। इसने 7 जातियों का उल्लेख किया जैसे मेगस्थनीज किया, लेकिन इसका नाम अलग था। स्पेशली 2 क्षत्रियों के 2 वर्ग बताया, सबूकफुरिया और कतरिया। कतरिया सामान्य क्षत्रिय, सबूकफुरिया राजा क्षत्रिय थे। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए, फिर सुलेमान की बात है 1851 में। 2 किताब है इसकी, सिलसिला तवारिख, अखबार उल सिंध वाल हिंद। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट को मंकीर कहा, मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु कहा, पाल शासकों को रोहमा कहा, राष्ट्रकूट राज्य को बल्लहर कहा। सती प्रथा की जानकारी, है ना, ऐसे ही लिख देना है। अल मसूदी की किताब मुर्जुल जहाब है, इसे अरबी हेरोडोटस कहा जाता है। प्रतिहार शासक महिपाल के समय भारत आया और प्रतिहारों शासकों को बऊर कहता है। इसके अनुसार मुल्तान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था। जब भारतीय प्रतिहार शासक अरबों को खदेड़ने के लिए आक्रमण करते थे, तो अरबी शासक इसी सूर्य मंदिर में छुपकर अपनी जान बचाते थे, यह कहते हुए कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो इस मंदिर को मैं तोड़ दूंगा। आगे देखिए, अल बेलादुरी फुतूत बुल्दान है। इसने भारत में इस्लाम स्वीकार कर लिए हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाने का इसमें उल्लेख किया गया है।
और इसी बात का उल्लेख देवल स्मृति में भी है, यह आप ध्यान रखिए। अबू जईद सिलसिला उल तवारीख भारत और चीन का तुलनात्मक अध्ययन है। अल इदरीसी नुहजुल मुस्ताक भारतीयों के चरित्र और न्यायपीड़ता की प्रशंसा करता है। अल इस्तखरी पवन चक्की का उल्लेख करने वाला पहला विश्व का व्यक्ति है, भारत में थी बताता है। किताबुल अकलीम में विश्व का प्राचीनतम मानचित्र भी बनाता। अब देखिए अबू रिहान की जानकारी है। अबू रिहान भारत आया 1819 1018 से ले 19 के बीच कन्नौज अभियान के दौरान, है ना। और यह महमूद गजनवी का राज ज्योतिष था। इसका जन्म आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के खीवा में हुआ था। 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कही जाती इसकी किताब, जो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। इसका हिंदी में 2 लोगों ने अनुवाद किया, पहला शांताराम ने, बाद में रजनीकांत शर्मा ने। इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद एबीएम हबीबुल्ला ने किया। जर्मन भाषा में अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने किया। आ रहा समझ में भैया? ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? इसका उर्दू अनुवाद नहीं लिखा है ना। सैयद असगर अली। मैंने कल भेजी तो थी क्लास, कल क्लास अपलोड नहीं की थी क्या? चलो आज भेजता हूं, हो सकता है कि मैंने नहीं भेजी हो। एक चीज और यार, इसका जर्मन अनुवाद किसने किया? सॉरी, उर्दू अनुवाद अल असगरी ने किया। तो ये रहा पूरी की पूरी जानकारी अल असगरी ने। बाकी इसने भारत के बारे में संस्कृत सीखने वाला पहला मुस्लिम, संस्कृत पढ़ने वाला पहला मुस्लिम, कुरान और भगवत गीता पढ़ने वाला पहला मुस्लिम। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। चलिए देखता हूं, हो सकता है कि हमने भेजा ना हो, भूल गया हूं मैं। चलिए अभी देख रहा हूं बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।